10 क्लास का भी इतिहास में ही सब आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले फ्रांस के बारे में। ठीक है ना, इस चैप्टर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रांस के बारे में। और 10 में भी आएगा फ्रांस के बारे में, और अभी भी हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। मतलब फ्रांस में पहले क्या सिस्टम था, आखिर क्रांति क्यों हो रहा था, है ना। तो फ्रांस जो था ना उस समय राजा वाला सिस्टम था। ठीक, राजा मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा फिर से राजा बनेगा, उसका बेटा फिर से राजा बनेगा। अब दूसरा किसी को तो ऑप्शन नहीं मिलता था कि कुछ बड़ा आदमी बन सके, राजा बन सके। सो तो इस तरह से ना वहाँ का जो प्रजा था वो खुश नहीं था। दूसरी बात, वहाँ पे जो वर्ग था ना, मतलब बहुत सारा वर्गों में बटा हुआ था, जैसे मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, है ना। मतलब कोई अगर बड़ा बड़ा पोस्ट पे है तो वो बड़ा ही आदमी बनता था, और जो दास वाला है वो दास ही बनता था। मतलब जो खेती करता था खाली दिन जिंदगी भर खेती करेगा, उसको बड़ा आदमी बनने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। खास कर तो ये होता कि जिसका जो जमींदार वगैरह होता था ना दूसरे के पास, जिसका जमीन नहीं, अपने यहाँ काम करवाता था कि आओ तुम मेरा यहाँ घर में काम करो, मतलब खेती बाड़ी का काम करो। और बदले में पता है क्या देता था? खाली दो चार को सब्जी दे के धरा देता था, पैसा भी नहीं देता था। तो ऐसे में उसका घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस तरह बहुत सारा प्रॉब्लम था समाज में उस समय, इस वजह से क्रांति होता था। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्रांति के बारे में, कि समाज वहां पे फ्रांस पे क्रांति समाज किस तरह से होता था। तो सबसे पहला देखो, ओलंप दे गुज ना, ओलंप दे गुज कौन थी? तो ये एक महिला थी। सुनो, अब देखो यहाँ पे फ्रांस के लोग इतने नाखुश थे, है ना, कि वहां की महिला भी क्रांति करने लगी। तो वो जो थी एक क्रांतिकारी महिला थी, है ना। तो इस महिला का नाम याद रखना। ठीक, महिला का नाम है ओलम दे गुज, है ना। ओलंप दे गुज, ये कौन थी? एक क्रांतिकारी महिला थी। बात समझ में आ गया? ऐसे भी देखो यहाँ पे सामाजिक महिला ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं, चित्रकार महिला। तो हम लोग तुम ऐसे ना वहां पे ट्रिक मार के भी बता सकती। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति, देखो लिखा ना क्रांति। तो जितने भी सारे शब्द पढ़ेंगे ना सब क्रांति से रिलेटेड पढ़ेंगे। अगर मान लो तुम परीक्षा में भूल भी जाएगी तो याद रखना, एक है क्रांतिकारी ऑप्शन में, एक है सामाजिक, और एक है चित्रकार, है ना। तो सोचो हम लोग क्रांति वाला पढ़ रहे हैं तो वो क्रांति ही ना करेगी। तो अब भूल भी जाएगी तो याद रखना कि जो ओलम दे गुज थी वह एक क्रांतिकारी महिला थी। और ये कहाँ की थी? फ्रांस। ठीक है, याद रखना। हम लोग अभी किस चैप्टर पढ़ रहे हैं? फ्रांस। फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, है ना। इतिहास हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फ्रांस के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, और 10 में भी पढ़ेगी फ्रांस का ही इतिहास। ठीक है, और अभी हम लोग भारत का नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो, तो 1 नंबर हो गया। अब देखो वहां पे क्या होता है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भी वेरी वेरी आई। पहले तो पूछता था नेपोलियन बोनापार्ट कौन था डायरेक्ट, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव कर दिया है तो पूछा नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो वो फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, फ्रांस का कौन था? सम्राट। देखो नेपोलियन बोनापार्ट ना एक तरह से अच्छा भी था, एक तरह बुरा भी था। अच्छा क्या था कि जब सब राजा से सब कोई खुश नहीं था, ठीक है, जब कोई राजा से खुश नहीं था तो नेपोलियन बोनापार्ट बोनापार्ट आता है फ्रांस देश में, हाँ, और आंदोलन वगैरह क्रांति करना शुरू कर देता है। ठीक है, और मतलब राजा से उसका सत्ता छीन लेता है पब्लिक के साथ मिलके। ठीक, मतलब कि देखो अभी मान लो राजा का सरकार है, राजा का बेटा राजा बनता है, राजतंत्र जिसको बोलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट आया, सब पब्लिक को, सब जनता को अपनी ओर कर लिया और क्रांति कर दिया। क्रांति करने के बाद राजा का सरकार हटा दिया और खुद बन गया डॉन, मतलब सम्राट बन गया। कौन बन गया? नेपोलियन बोनापार्ट। और सम्राट बनने के बाद फिर ऐसा कानून ला दिया ना कि जनता का फिर खून चूसने लगा। ठीक है, ऐसा नियम ला दिया तुम मजबूरी में सैनिक में भर्ती हो तो हो। ठीक है, अब जैसे नेपोलियन लड़ेगा ना, लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, तो तुमको अगर मन नहीं है ना फिर भी तुमको लड़ना पड़ेगा, तो लड़ना पड़ेगा, मतलब मेरा भर्ती हो तो हो। ठीक है, तो लास्ट में मतलब ये भी बहुत खराब करने लगता है। शुरू शुरू में ठीक होता है, राजा से जितना परेशान था तो ये आता है पब्लिक के साथ, और वहां के राजतंत्र जनता के साथ मिल जाता है और राजा वाला सिस्टम खत्म कर देता है। ये सब लोग बहुत खुश हो जाता है, सब नेपोलियन बोनापार्ट का जय जयकार करने लगता है, हाँ अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। ठीक है, लेकिन लास्ट में फिर ऐसा ऐसा कानून लाता है, अधिनियम लाता है कि जनता लोग इससे खुश नहीं रहता है, तो लास्ट में इसको भी हरा देता है पब्लिक लोग। तो इसका भी साम्राज्य खत्म हो जाता है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का एक सम्राट था। ठीक है, सेनापति भी बोल सकते हैं।
ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट है मर्सिल्ले, है ना, मर्सिल्ले क्या था या फिर क्या है, मर्सिल्ले क्या है। तो आंसर होगा, देखो ये तो जानती है कि मर्सिल्ले एक फ्रांस का राष्ट्रीय गीत था, है ना। तो याद रखने वाला मर्सिल्ले फ्रांस का राष्ट्र गीत था, ये वाला याद करने वाला है। 3 तक हो गया ना। चौथा देखो, आतंक का राज किसने स्थापित किया। आतंक का राज मतलब कि पूरा आतंक मचा रखा, है ना, पूरा हड़कंप मचा रखा, किसने स्थापित किया था। तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट, नहीं ये नहीं, ये नहीं आंसर होगा। हाँ 3 नंबर होगा रोबेस्पियर। ठीक है, रोबेस्पियर ने पूरा फ्रांस में आतंक मचा रखा था, है ना। कौन, रोबेस्पियर, ठीक है याद रखना, रोबेस्पियर फ्रांस में क्या कर रखा था, आतंक मचा रखा था। नेक्स्ट है मेन क्या था, ठीक, मेन क्या था। तो मेन एक स्टेट था, है ना, मतलब कि मेन क्या था, एक स्टेट था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 तक हो गया ना। 6 देखो, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त होगी, मतलब दास्ता जो है वो दास वाला प्रथा था ना, दास वाला प्रथा नहीं, मतलब दास लोग जो था दूसरे की जगह जाके काम करता था, वो दास्ता कब खत्म हो गया। हाँ फ्रांसीसी में। तो देखो आंसर है 1948, 1900 में 1848, 1848 को ये खत्म हो गया था। और 1848 ना, उस समय दास्ता खत्म कर दिया था। उसके बाद देखो, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, इंपॉर्टेंट याद रखना, पेरिस। ठीक, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब देखो नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1879। और यहाँ पे डेट भी है 14 जुलाई 1879, याद रखना। ठीक, 14 जुलाई 1879, है ना, याद रहेगा ना। कब बोलो ना। 14 जुलाई 1700 है मेरा। हाँ 1700 ही तो, अच्छा हम 1800 बोल रहे हैं ना, हम गलती बोल रहे हैं। तो 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसी की क्रांति शुरुआत हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है टाइड, द टाइड का अर्थ क्या होता है। तो टाइड का अर्थ क्या होता है, तो ये एक धार्मिक कर था, मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड धार्मिक कर, सोचो पूजा करने के लिए उस समय भी कर देना पड़ता था, कर मतलब टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, कितना खराब दशा था, है ना। नेक्स्ट है देखो, तो टाइट क्या था, टाइट क्या था, एक धार्मिक कर था। यहाँ तो समझ में है ना। 10 देखो, ठीक है, चर्च, चर्च समझती है ना, वहां का धार्मिक स्थल है, पूजा करने वाला। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था, है ना। तो पादरी वर्ग कहते थे, मतलब चर्च में जितने भी लोग काम करते थे सबको कहा जाता था पादरी। फिर आगे देखो, 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। हाँ, तो यही से शुरू होता है, देखो आंसर है क्या, बोलो ना, लुई सोलवा। ठीक है, 1774 लुई सोलवा राजा था, जो 1774 में राजा बना, राजगद्दी मतलब राजा बना। ठीक, यही राजा से लोग वहां पे खुश नहीं रहता है, याद रखेगी ना। ठीक, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट आके लुई सोलवा को यहाँ पे उसको हटाता है, पराजित करता है पब्लिक का सपोर्ट लेके। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना 1774, देखो याद है ना। ठीक, तो मतलब कि लुई सोलह कब राजा बना था। हाँ, अब मतलब फ्रांस की क्रांति लगभग यही से तुमको पढ़ना है। ठीक, लुई सोलह राजा था, वो कब बना था, 1774, तो मतलब 1774 के बाद से ही हम लोग अब पढ़ेंगे आगे। हाँ, उसके बाद देखो लिब्रे क्या थी। हाँ, लिब्रे क्या थी, तो फ्रांस की मुद्रा, मतलब पैसा था, करेंसी। ठीक, वहां पे फ्रांस में पैसा को बोलता था लिब्रे, लिब्रे, 1 लिब्रे, 2 लिब्रे, 3 लिब्रे, है ना। तो देखो एक बार हम रिपीट करवा रहे हैं, लिब्रे क्या थी बोलो ना, फ्रांस की मुद्रा थी। लुई सोलह कब राजा बना, 1774। लुई सोलह कब राजा बना, 1774 पर गद्दी पर बैठा। हाँ, पादरी वर्ग किसको बोलते थे बोलो, पादरी वर्ग किसको बोलते थे। हाँ, क्या बोलते हैं, जो चर्च में विशेष कार्य करता था।
चर्च में जो काम करता था उसको बोलते थे पादरी वर्ग। रिपीट करवा रहे वही सब, ध्यान से देखना। उसका देखो ताइद का क्या अर्थ होता है बोलो। हाँ 9 नंबर देखो ताइद लिखा हुआ है, भूल गए लगता है। तो वो एक धार्मिक कर था, मतलब पूजा पाठ करने के लिए भी, धर्म को मानने के लिए भी कर देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। तो इसीलिए ना राजा, मतलब राजा से खुश नहीं था। सोचो कोई अपना पूजा पाठ करेगा, अपना धर्म, अपना कल्चर, अपना संस्कृति को मानेगा, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, नहीं ना। इसीलिए वहां का प्रजा खुश नहीं था, बोले चलो अपना धर्म अपना पूजा करेंगे फिर भी पैसा दो, मतलब मंदिरों नहीं घुसने देता था। इसीलिए वहां पे छुआछूत वगैरह ज्यादा था। फिर उसी के बाद देखिए हम लोग, फ्रांसी क्रांति कब हुई थी। हाँ 1789। तो ध्यान से देखो 1774 में वो राजा बना था, ठीक है। 1774 में लुई 16 राजा बना था ना। तो 74 के बाद देखो 89 हुआ और क्रांति हो गया था। और ये क्रांति कौन लाया था, लुई थी नेपोलियन बोनापार्ट किया था। तो कै साल किया था, इधर 80 ना, तो इधर 6 और उधर 9, 9 6 15 साल, मतलब 15 साल राज किया राजा। देखा ठीक नहीं है तब क्रांति कर दिया था। तो राजा का क्रांति किया था नेपोलियन बोनापार्ट 1789। इसी को कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक ना, इसी को कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 14 जुलाई 1789 में हुआ था। ये तो बता दी कि फ्रांस की राजधानी कहाँ थी, पेरिस, ठीक है। अब आते हैं इधर देखो 13 नंबर आप देखो डायरेक्ट, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं, कर मतलब होता है टैक्स, और सीधे राज्य मतलब डायरेक्ट राज्य को देना है, ठीक है। अदा करेंगे मतलब उसको पे करेंगे, देंगे, उसको कहते हैं टाइल, ठीक। उसको क्या कहते हैं, टाइल। उसके बाद देखो टाइल भी एक कर है। इससे पहले और एक को कर पड़े थे ना, क्या कर पड़े थे, धार्मिक कर जो था, क्या कर था, धार्मिक कर। हाँ तो कौन सा, उस कर का क्या नाम था, हाँ टाइट, टाइट था देखो, है ना, टाइट था ना, तो वही टाइट था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ताइदे है, अच्छा यहाँ पे टाइल है। हाँ ये तो वो ताइद जो था ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ताइद लिखा हुआ भी है ना, ऑप्शन 1 में ताइद लिखा हुआ है। तो ये दो लिखा है ना, तो दो लिखा रहेगा तो समझ जाना वो धर्म वाला था, मतलब दो के बाद क्या आता था, दो से धार्मिक, याद रखना, ये ट्रिक बता दी। यहाँ लास्ट में देखो टोमे का टा ई दो है, तो दो के बाद होता है धो, धो से धार्मिक, ये धार्मिक वाला हो गया। और देखो लॉ लिखा है, टाइल, जो कि आंसर होगा, है ना। लॉ लिखा है तो टाइल मतलब समझ जाओ कि सीधे ये स्टेट को देगा, मतलब कि सीधे राज्य को देगा, सीधे राज्य को दिए जाने वाले कर को बोलते हैं टाइल। उसके बाद देखो, हाँ फिर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखें कि 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत हुई थी, लेकिन किस शहर से हुई थी। तो याद रखना फ्रांस की राजधानी कहाँ थी, तो पेरिस शहर से स्टार्ट हुआ था, है ना। अब कोई भी राजधानी से ही स्टार्ट होता है ज्यादातर। उसके बाद देखो 14 नंबर, 14 नंबर होगा ना, अच्छा 15, हाँ 15। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन कार्य गठन करने का निर्माण किया था। हाँ तो टाउन हॉल था, तो टाउन हॉल में वहां पे 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक। अगर पढ़ी होगी तो पता होगा, टाउन हॉल वहां पे वो लोग मतलब आंदोलन करने के लिए मीटिंग वगैरह नहीं होता है, तो वहीं पे, ठीक है, 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे टाउन हॉल के सामने, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1789, इसी साल फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस में क्रांति किसके शासन काल में हुआ था, तो बोल रहा है कि उस समय किसका शासन काल था, मतलब उस समय राजा कौन था, किसको मारने के लिए, किसके साथ युद्ध करने गया था बोलो। तो राजा कौन था, लुई 16, है ना। और लुई 16 राजा कब बना था बोलो ना, 1774 में, देखो पढ़ी तो थी। 1774 में राजा बना था, 15 साल राज किया। उसके बाद पेरिस शहर में, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने राजा इसके साथ आक्रमण करता है, क्रांति करता है, इसी को कहा जाता है फ्रांस की क्रांति, ठीक ना, जो कि 1789 में हुआ था, लुई 16 के साथ हुआ था।
उसके बाद देखो अब 17 होगा ना, आगे देखो। हाँ, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहते थे? देखो यहाँ पे वर्ग जो था बहुत वर्गों में विभाजित था। कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, अमीर वर्ग था, है ना, किसान वर्ग था। तो यहाँ पे बोला कि फ्रांस द्वितीय वर्ग के अमीर वर्ग को क्या कहते थे? तो उसको बोलते थे कुलीन वर्ग। ठीक, उसको क्या बोलते थे? कुलीन वर्ग। मतलब देखो ये द्वितीय द्वितीय वर्ग है ना, द्वितीय स्टेट को बोलते थे कुलीन वर्ग। उसके बाद देखो। हाँ, अब 17 18 लुई सोलवे के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? तो देखो लुई सोलवा ने कर बढ़ा दिया था, इसीलिए वहां का जो राजतंत्र मतलब प्रजा लोग था वो उससे खुश नहीं था। तो आखिर कर क्यों बढ़ाया था राजा ने, है ना? तो आंसर होगा देखो 3, बार बार युद्ध की मार। ठीक, बार बार युद्ध की मार मतलब कि देखो जो लुई सोलवा था वो बार बार युद्ध जो होता था ना, तो बार बार युद्ध में बहुत सारा सामान, हथियार, ठीक है, जब्त हो जाता था, नष्ट हो जाता था। तो नष्ट हो जाता था तो इसमें क्या होता था कि पैसे की हानि होती थी। जब भी मारपीट लड़ाई झगड़ा होगा तो लॉस तो होगा ही ना। तो पैसे की बहुत सारा लॉस होता था, है ना, पैसे की बहुत सारा लॉस होता था। तो ये लुई सोलवा ने कौन सी किया? कर को ही बढ़ा दिया। बोला जाओ टैक्स से बढ़ा देते, पैसा कहाँ से वसूल करेंगे, इतना बार बार युद्ध हो रहा था। तो युद्ध होने का यही कारण था कि वो उसका अपना साम्राज्य मतलब सही से चलाता नहीं था। ठीक है, तो बार बार युद्ध हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो। अब कितना होगा? 19। मैं ही राजा हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, यह कथन किसका शासक था? तो देखो आंसर हो गया लुई सोलवा, है ना। लुई सोलवा उस समय राजा था, फ्रांस का राजा। वो बोलता था कि मैं ही राजा हूँ, ठीक है, और मेरे ही शब्द कानून है। मतलब हम राजा हैं तो हम जो बोलेंगे वही कानून बन जाएगा। अपने आप को ही मैन मानता था, दूसरे का और कोई मानता नहीं था, किसी का कोई बात सुनता नहीं था। जैसे बहुत सारे मंत्री वगैरह होता था ना, उसका वो कहना नहीं मानता था, बोलता था मैं, हम जो मुंह में शब्द बोल दिए वही कानून बन गया, ऐसा कहा था लुई सोलवा ने। ठीक है, तो ये हो गया लुई सोलवा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ये वाला है। उसके बाद देखो अब 20 होगा ना। टेले क्या था? ठीक, टेले क्या था? तो देखो आंसर है दो, एक प्रकार का कर, एक प्रकार का भूमि कर। तो टेले देखो भूमि कर था। तो हम लोग 3 को कर पढ़े, है ना। टाइद, ताई धार्मिक कर था। टाइल, टाइल था वो सीधे स्टेट को देने वाला कर था। और एक प्रकार का भूमि कर बोल सकते हैं, मतलब ये किसान लोग को अपना जो जमीन जिसका होगा ना, तो उसका टैक्स देने के लिए उसका था टेले, उसको क्या बोलते थे? टेले कर था। नेक्स्ट देखो। हाँ, 21 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? ठीक, तो ये से याद रखना, कार्लो, कार्लो बोनापार्ट। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का क्या नाम था? कार्लो। यहाँ रॉ में लॉ लगा हुआ है, ठीक है, कार्लो बोनापार्ट। उसके बाद देखो अब 22 ना, नेपोलियन का कोड के नाम से जाना जाता है। देखो नेपोलियन का कोड, इसका मतलब हो गया कि नेपोलियन वहां पे जो कानून बनाया था, है ना, मतलब नेपोलियन जब राजा बन जाता है ना, लुई सोलवा को हरा के, तो अपना एक कानून लाता है। पहला कानून क्या लाता है कि झंडा, अब नेपोलियन का झंडा चलेगा, है ना। इस तरह से अपना राज चलाने के लिए 7-8 को मेन मेन कानून लाएगा ना। अब ये बोल दिया था कि हाँ जितने भी कुलीन वर्ग है, मतलब कि किसान लोग है, दूसरे का घर में जाके काम नहीं करेगा, है ना। तो ये सब जो वो कानून लाया था उसको बोलते थे कोड। इंग्लिश में क्या बोलते थे? कोड। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कानून संग्रह, है ना। तो ये लाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज चेंज कर दिया था बाद में, इसीलिए नेपोलियन से भी लास्ट में लोग जो है ना, फ्रांस के लोग खुश नहीं थे। शुरू शुरू में खुश था, क्योंकि ये सोचता है कि हाँ चलो राजा वाला सिस्टम खत्म कर दिया और कुछ कुछ हम लोग को मदद कर रहा है, ये तो अच्छा आदमी है ना। लेकिन बाद में जाके ये भी विलन जैसा रोल करने लगता है, आतंक मचाने लगता है। तो इसका कोड मतलब जो नियम लाया था उसको बोलते हैं कानून संग्रह। नेक्स्ट देखो, क्रांति के समय, क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी, यही ना।
किसान थी। क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी, मतलब क्रांति जब हो रहा था उस समय किसान की आबादी कितनी थी? तो देखो 90%, मतलब 90%, 100 में 90 को लोग तो किसाने था उस समय। ठीक है, 100 में 90 को लोग किसान था, तो 90% लोग किसान थे वहां पे, मतलब किसान सबसे ज्यादा था। ठीक, उसके बाद देखो, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? मतलब ये एक किताब था। ठीक, तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक है जॉन लॉक, लुक, लॉक है ना, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक इस किताब के लेखक है। हालांकि इस किताब के बारे में उतना आता नहीं है। आगे देखो, बास्तिल पर कब हमला किया गया था? 25 नंबर, बास्तिल पर कब हमला किया गया था? तो आंसर है देखो, हाँ 1789। जिस साल फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी साल बास्तिल पर कब्जा भी हुआ था, याद रहेगा ना। उसके बाद देखो लास्ट, उसके बाद है राजेट दी लाइट ने किस चर्चित गीत का रचना किया? तो ये एक गीत है, गीत मतलब जानवे करते गाना है ना? तो ये सब यहाँ पे जो गाना होगा वो देशभक्ति गाना होगा, राजेट दी लाइट। तो इसका आंसर देखो, ठीक, आंसर है एक, मतलब मार्सिले। ठीक, क्या है? एक मार्सिले। और शुरू में पढ़े ना, मार्सिले एक राष्ट्रीय गीत थे, मार्सिले। ठीक है, मार्सिले एक राष्ट्रीय गीत था, पढ़े थे ना। हाँ, तो वही था। सेकंड है देखो, फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी? है ना, फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो वही वाला शुरू में भी पढ़े थे, ओलम दे गूंज, है ना। ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखो 28, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक, ठीक है, हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो एस्टेट कहा जाता है। इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? एस्टेट। नेक्स्ट देखो ना, 29 नंबर, फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ? तो सबसे ज्यादा देखिए 90% लोग किसान थे फ्रांस में, है ना। तो फ्रांस में किसानों का विद्रोह मतलब सारा किसान ने विद्रोह कर दिया था। ठीक, तो कब हुआ था? 1789। इसी को देखो 1789 में तीन गो युद्ध हो गया। तो एगो किसान का विद्रोह 1789, फ्रांसीसी क्रांति 1789, और एगो कौन सा क्रांति देखिए? और एगो, हाँ ये देखो, बास्तीर पर कब्जा का हमला, है ना, बास्तीर पर, हाँ बास्तीर पर कब्जा करना। तीनों का तीनों 1789, याद रखना। तो बास्तीर पर कब्जा हुआ 1789, फ्रांसीसी क्रांति 1789, ठीक, और किसानों का विद्रोह 1789। हो गया ना। उसके बाद देखो, फ्रांस में कितने? 79। सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? अब देखो 1715 की बात हो रहा है, मतलब 1774 में राजा बना था, तो राजा बनने से पहले तो उस समय संख्या थी, देखो यहाँ पे है 2.3 करोड़। ठीक है, 2.3 करोड़, मतलब 2 करोड़ पूरा पूरी और 3 लाख, इतना उस समय फ्रांस की जनसंख्या थी। ठीक, देखो किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? हाँ, तो मतलब जिस साल वो हटा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस लुई 16 को जिस समय हराया उस समय राजा बना। ठीक है, तो देखो 1804 में, हाँ, तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट राजा बन गया, और यहाँ से क्या होता है कि राजा वाला सिस्टम खत्म। फ्रांस में 1804 के बाद राजतंत्र खत्म। उसके बाद देखो, हाँ, अब ये कुछ कुछ नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध भी करता है। तो वाटरलू का युद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई ना? तो आंसर है 1815। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 1815। इसमें हारा कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन की हार लिखा है, ठीक है, नेपोलियन इसमें हार जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? हाँ, तो फ्रांस का संविधान किस वर्ष बनाया गया? तो आंसर है देखो 1791। ठीक, 1791, मतलब कि देखो 1804 नहीं,
नहीं 18 1791, मतलब उस समय राजा वाला ही सिस्टम था। तो राजा ही ने ही फ्रांस की संविधान बनवाया था। लेकिन फ्रांस का संविधान तो बनवाया था, लेकिन सारा का सारा अपने फेवर में बनवाया था। राजा का ही जिसमें फायदा हो वैसा ही संविधान बनवाया था, इसीलिए वहां का राजतंत्र खुश नहीं था। आगे देखो, किस वर्ष लुई सोलहवीं की फांसी हुई, है ना। फांसी हो गया था जब इसको हार जाता है तो। हो गया 21 जनवरी 1793। ठीक है, मतलब कि 1779 को जब युद्ध होता है फ्रांसीसी क्रांति, उसमें वो हार जाता है। उसके बाद इसको जेल में बंदी रखता है, और 1793 मतलब 1793 में राजा को फांसी दे देता है। और देने वाला कौन है? लुई सोलो, अब थी नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद देखो, हाँ, जो कि वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, है ना। किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो वाटरलू का युद्ध। देखो वाटरलू है, देखो क्योंकि उस समय नेपोलियन बोनापार्ट था, और नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू का युद्ध में क्या होता है? हार जाता है। तो वाटरलू का युद्ध याद रखना 1815 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1815 में। नेक्स्ट देखो, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? मतलब जब क्रांति नहीं हुआ था, फ्रांस की क्रांति नहीं हुआ था, उस समय फ्रांस के लोग कितने वर्गों में विभाजित था? ठीक है, देखो, अथवा 18वीं सदी में फ्रांसीसी साम्राज्य कितने स्टेट श्रेणी में विभक्त? अच्छा सुनो, इस श्रेणी मतलब जाति यहाँ बोल सकते हैं। जिस तरह भी हम लोग का समाज कितने श्रेणी में विभक्त है, बहुत सारा है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गया धर्म के मामले में। उसके बाद रजवार हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, तिवारी हो गया, है ना। तो स्टेट का मतलब होता है श्रेणी। तो बोल रहा है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था, मतलब उस समय कितने श्रेणी था? तो देखो 3 गो श्रेणी था। ठीक, कई गो श्रेणी था? 3 गो, बाद में और भी बढ़ जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय उस यहाँ पे कितने श्रेणी थे, मतलब कितने स्टेट थे? तो 3 श्रेणी को स्टेट बोलते हैं ना। कितने स्टेट थे? 3। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मार्क कहा जाता है। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? मार्क। उसके बाद देखो, लास्ट और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया। ठीक, नए संविधान में फ्रांस को बनाया। तो नया संविधान था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था, लुई सोलवा को हराने के बाद, है ना। लुई सोलवा को 1793 में फांसी दे दिया था, और 1804 में नया मतलब उसने बनाया था ना, नियम जो लाया था, कोड लेके आया था। क्या बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में लेके आया था। तो नए संविधान ने फ्रांस को क्या बनाया था? तो देखो आंसर लिखा है संवैधानिक राजतंत्र। उस देखो यहाँ पे राजतंत्र आ गया, संविधानिक राजतंत्र, मतलब अब राजा वाला सिस्टम खत्म, अब संविधान का चलेगा, मतलब पूरे राष्ट्र का चलेगा, इसको बोलते हैं राजतंत्र, है ना। मतलब किसी एक राजा के लिए वो भलाई के काम नहीं करेगा, अब जिसमें वैसा नियम लाएगा जिसमें पूरे राज्य का भलाई होगा, उसको बोलते हैं संविधानिक राजतंत्र। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था। ठीक है, उसका देखो, केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे, मतलब किस श्रेणी के लोग कर देते थे? ठीक है, तो आंसर देखो लिखा है तीसरे स्टेट, मतलब जनसाधारण, लिखा ना जनसाधारण। तीसरे स्टेट को जनसाधारण कहा जाता था। तो देखो जनसाधारण, तो जो साधारण लोग होते थे ना, वही खाली कर देता था, टैक्स देता था, बाकी लोग टैक्स नहीं देता था। तो ये भी एगो खराब था भाई। तुम जनसाधारण जो अपने साधारण से तीसरा स्टेट है, ठीक है, कमजोर है, गरीब, उसी से तुम टैक्स लेगा, तो लोग उसको खुश रहेगा? नहीं रहेगा ना। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट का हार का कारण रहता है। उसको देखो, लास्ट लास्ट क्वेश्चन ना। फ्रांस में 1793 से 1794 के मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, 1793 से 94 मतलब 21 साल, 93-94 साल को किस काल से जाना जाता है? तो आतंक का राज। ठीक है, आतंक का राज। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए।